नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप अरुणाचल। यह एक वीकली लाइव डिस्कशन कार्यक्रम है जिसे डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है और मैं हूं आपकी होस्ट पूजा तमांग प्रधान। अरुणाचल प्रदेश अपने पहाड़ी इलाके, खड़ी ढलानों, घने जंगलों और कई तेजी से बहने वाली नदियों के कारण भारत के सबसे आपदा प्रवण राज्यों में से एक है। भारी मानसून वर्षा के कारण अरुणाचल एक बार फिर गंभीर बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। लगातार बारिश के कारण नदियों को ओवरफ्लो हो गया है, अचानक बाढ़ आ गई है और पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर दिया है, जिससे कई जिलों में व्यापक भूस्खलन हुआ है। आपदाओं ने रोड कनेक्टिविटी को बाधित किया है, घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है, हजारों लोगों को प्रभावित किया है और बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्यों को प्रेरित किया है। व्हाट्सएप अरुणाचल के आज की कड़ी में चर्चा का विषय है बाढ़ और भूस्खलन यानी फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स इन अरुणाचल प्रदेश। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे बीच मौजूद है SDRF, होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS संध्या स्वामी और हमारे दूसरे गेस्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट यूनिट अरुणाचल प्रदेश के सीनियर जियोलॉजिस्ट अभिनव बोरा। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो पर। चर्चा को जारी करने से पहले आइए बाढ़ और भूस्खलन ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के कारण राज्य के सभी 26 जिलों में बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अपर सियांग, क्रा दादी, किए पन्योर और तिरप उन जिलों में शामिल है जहां बाढ़ और भूस्खलन का व्यापक प्रभाव देखा गया है। राज्य में अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा 29 लोग घायल हुए हैं। राज्य के 466 गांवों के 1,02,000 से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं, विद्युत आपूर्ति तथा कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 13 सहित कई सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है। तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, जैसे कि आप SDRF डिपार्टमेंट से हैं और ऐसे बहुत व्यूअर्स हैं जिन्हें उनके रोल के बारे में मालूम नहीं है, तो आप थोड़े से ब्रीफली आपके रोल के बारे में थोड़े बता दें तो। एज SP SDRF मेरा काम है जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको मैनेज करने का। अभी हमारी एक 137 स्ट्रेंथ फोर्स है जिनको हमने 5 रीजनल सेंटर्स में डिवाइड कर रखा है। उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं अलोंग द वाटर बेसिन्स हमने स्टेशन किया हुआ है फॉर क्विक रिस्पांस। एंड एक ईटानगर में हमारा हेडक्वार्टर है जिसमें 24/7 एक रेडी टीम अवेलेबल रहती है और हमारा हेडक्वार्टर बेस्ड है। और इन सभी रीजनल सेंटर्स इंक्लूडिंग ईटानगर हेडक्वार्टर की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको हमें मैनेज करना है। ड्यूरिंग लीन टाइम वी फोकस मोस्टली ऑन प्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर बॉयज़, ऑफ आवर फोर्स। तो उनकी ट्रेनिंग कराना, फ्लड रेस्क्यू में कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू हो गया, माउंटेनियरिंग जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें ट्रेनिंग कराना। तो अभी हमारी टीम काफ़ी छोटी है लेकिन वेल ट्रेंड है और क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी है। और हमारे जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी जो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ऐड करता है उस पर भी हम काम करते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली रिवर बेसिन्स अलोंग द रिवर बेसिन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई थी ऑन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, जिसमें कुछ 154 लोग ट्रेन हुए थे टू हैंडल इन द इवेंट ऑफ एनी फ्लड लाइक सिचुएशन। कुछ 1180 से ज़्यादा हमने आपदा वॉलंटियर्स को भी ट्रेन करा है। We frequently visit schools to raise awareness. We interact with the locals and जो community है उनको do's and don'ts के बारे में awareness दिलाना, ये हमारा काम नॉर्मली रहता है। और ड्यूरिंग द डिज़ास्टर फोर्स डिप्लॉयमेंट और स्पेशली इन द इवेंट ऑफ जहाँ पे रोड कट ऑफ हो जाता है और हमारी फोर्स पहुंच नहीं पाती तो उसको कोऑर्डिनेट करना, बाकी जो लाइन एजेंसीज़ हैं, NDRF हो गई, आर्मी हो गई,
BRO हो गया, जो बाकी ITBP हो गई, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, सो दैट एनी ऑफ अस वी एक्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सो दैट हेल्प रीचेज एज सुन एज पॉसिबल। और हमारे काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होता है, विच मेक्स आवर फोर्स वेल इक्विप्ड एंड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। तो काफ़ी उनकी मेंटेनेंस काफ़ी होती है, उनका जो डेंटिंग पेंटिंग रहता है, और उनका जो रिपेयर और डैमेज एंड रिपेयर का जो काम होता है वो हमारा रहता है। बाकी एज एंड व्हेन द स्टेट रिक्वायर्स अस वी कम इनटू फोर्स, प्राइमरीली दैट इज व्हाट माय रोल इज। मेरा दूसरा प्रश्न सर आपसे भी इसी तरह का होगा कि रोल GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रोल क्या है, मेजर रोल, जो आप थोड़े से हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में लैंडस्लाइड स्टडीज़ का नोडल एजेंसी है। तो GSI सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल का अलग अलग जगह पे एक ससेप्टिबिलिटी मैप ऑलरेडी बना के रखा है, जो मैक्रो स्केल पे है, मतलब 1:50,000 का उसमें है। तो वो मैप में हम लोग ऑलरेडी मार्क किया है कि कौन सा जगह ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है, लो ससेप्टिबिलिटी है, या फिर मीडियम ससेप्टिबिलिटी है। तो जहाँ पे हाई ससेप्टिबिलिटी जोन से उसका ऊपर हम लोग ऑलरेडी मेसो स्केल लेवल पे भी उसको लेके जा रहा है, ताकि और डिटेल पे काम हो और क्या क्या फैक्टर्स है उसका और इलेबोरेट हो सकता है। तो ये जो मेसो स्केल है वो 1:10,000 पे होता है, और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और वो स्टडीज़ के द्वारा हम लोग लैंडस्लाइड हैजार्ड मैनेजमेंट मैप भी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि कौन सा जगह किस हिसाब से उसको टैकल किया जा सकता है, कैसा प्रॉब्लम को मतलब कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, वो हम लोग अलग अलग जितना भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड मतलब अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड का एक प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि मतलब एक लैंडस्लाइड होने से पहले हम लोग उसको एक अर्ली वार्निंग के हिसाब से कुछ काम उसमें कर सकता है क्या। तो वो भी ऑलरेडी काम उसके पाइपलाइन में वो भी काम चल रहा है, प्रोजेक्ट उसका चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम डेट वन, कहीं पे अगर अनफॉर्चुनेट कहीं पे लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स हो जाता है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पोस्ट डिजास्टर लैंडस्लाइड स्टडीज़ में भी इन्वॉल्व है, जिसमें रिसेंटली हाल ही में ही हम लोग वो लिकाबली बासर रोड के ऊपर लोअर सियांग ज़िले में उसके ऊपर भी हम लोग काम करके एक रिपोर्ट जनरेट करके वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी फॉर सर्कुलेशन एंड नेसेसरी अप्रूवल वो भी भेजा गया है, जो स्टेक होल्डर्स के साथ वो विथ टाइम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो शेयर किया जाएगा। सर आपने जैसे कि अर्ली वार्निंग्स के बारे में बोला, ऐसा उससे लोकल कम्युनिटीज़ को आप किस तरह से अवेयर कर सकते हैं जो अर्ली वार्निंग्स है, हाई रिस्क जो लैंडस्लाइड्स एरिया है, सो डैट लोग उसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर मतलब वो ले सके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी डेवलप किया है, जिसका नाम है भूस्खलन। तो भूस्खलन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें नॉर्मल पीपल से लेके टेक्निकली साउंड या फिर टेक्निकली अलर्ट पीपल तक भी उसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसमें एज एन यूज़र और या फिर जनरल पब्लिक या फिर एक्सपर्ट भी उसमें लॉगिन करके हम लोग लैंडस्लाइड रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लैंडस्लाइड के ऊपर उसका न्यूज़ भी दे सकता है, और लैंडस्लाइड रिलेटेड बहुत सारा उसमें जानकारी भी अवेलेबल है। तो एज ए लेमैन तो भूस्खलन ऐप अगर कोई भी उसको डाउनलोड करते हैं, फिर वह कोई भी उसको इस्तेमाल में लेते हैं, तो उससे बहुत मदद मिल सकता है, स्पेशली दोज वल्नरेबल एरियाज जहाँ पे ये है। तो ये ऐप के बारे में कितने तक लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, या फिर आप लोग कितने हद तक इसे शेयर कर पाए हैं? हम लोग असल में इसको अलग अलग माध्यम के थ्रू हम लोग का पोर्टल में मतलब पोर्टल में भी अवेलेबल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी होने से भी, या फिर प्रिंट मीडियम में भी होने से भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका अवेयरनेस जाए, ताकि लोग इसको यूज़ में ले सके और इससे एक मतलब अच्छा नतीजा निकल के आएगा। मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बारिश हैवी रेनफॉल हो रही है, तो SDRF की टीमें को कैसे इस करंट सिचुएशन को कैसे तैनात कर दिया गया है? आपके आपके कर्मियों को SDRF कैसे हेल्प कर रही है रिमोट एरियाज़ पे फिलहाल की करंट सिचुएशन पर?
जो हैवी रेनफॉल है, इट इज़ नॉट न्यू थिंग फॉर Yes. दिस स्टेट. ये हर साल होता है, बट दिस पर्टिकुलर ईयर जो हमने विटनेस करा है कि देर हैव बीन रिपीटेड मल्टीपल प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस में रोड ब्लॉकेजेस हुए हैं. जी जी So this time we faced the challenge of actually reaching at the site. ये केई पेन्योर में भी हमको डिफ़िकल्टी आई थी कि हम अपने आदमी को कैसे पहुँचाए. जब केई पेन्योर में वी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे जो हमारी आरआरसी नियरेस्ट आरआरसी 0 थी, उसने एक्ट किया था. एंड immediately people were evacuated, they were rescued, and एक live rescue भी हुआ था of a young boy who was stranded in the middle of the water. Yes. तो अब बैकअप पहुंचाने का इशू आया था कि हाउ डू वी मेक आवर टीम रीच, बिकॉज जो रोड कनेक्टेड रोड्स थे दोनों, थ्रू होज एंड थ्रू किमिन, बोथ वर ब्लॉक्ड. And the NDRF team was already stationed in Doimok. They were waiting for कि road खुल जाए. तो अब because वो एक बिल्कुल ongoing situation था, and we had received information that 5 people were missing and numerous are stranded, and lots of houses have been washed away. तो we requested कि हमारे आदमी को हम एयरलिफ्ट करवा लें. So we requested the district administration, and we also requested the civil aviation department. So the civil aviation department was very prompt, and by evening same day एक IAF की helicopter had come, and around 5ish वो helicopter आ गई थी. And normally ये protocol रहता है कि sunset के बाद it becomes unsafe for travel by air. So we had to take a calculated risk, and the IAF team also weighed the pros and cons of leaving near sunset. तो we managed to send equipment. most important था क्योंकि वहाँ पे जो एक बोट था वो insufficient था, तो we had to send backup in terms of equipments. बोट्स हमें भेजने की ज़रूरत थी, तो हमने सबसे पहले इक्विपमेंट को प्रायोरिटी दिया क्योंकि हमारी ट्रेंड आदमी ऑलरेडी वहाँ पे थे. सो इनिशियली इन द फर्स्ट सॉर्टी वी सेंट आवर बोट्स एंड सम पर्सनल. फिर नेक्स्ट डे रिमेनिंग पीपल थ्रू IAF एंड थ्रू सिविल हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो फ्रॉम नाहरलगुन हेलीपैड इन 2 sorties we were able to airlift our men. And इसमें भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन लगता है, बिकॉज यू हैव टू once IAF has connected with you, then you have to give them the coordinates, you have to give them the land visuals. तो आप लोग मैम ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि NDRF, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है? So we are always in touch with the SPs, the DCs, and जैसे IAF पायलट हो गए, उनके जो कमांडर हो गए, उनके साथ we were always in touch, and उनके जो भी requirements थे, for example अगर उन्हें coordinates चाहिए, because we were not landing in a normal helipad, it was a ground, so उसका पूरा clearance होना चाहिए, और वहाँ पे कोई डेब्री नहीं होना चाहिए और धूल नहीं होनी चाहिए, एंड उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और वेदर रिपोर्ट भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े दूर में ही वेदर फोरकास्ट अलग होता है. सो ऑल दैट कोऑर्डिनेशन वाज रिक्वायर्ड, एंड it was being coordinated with the SP, DC, myself, and the IAF pilot. So we were able to transport our men, and we were also in touch with NDRF. We were also in touch with the army, जो लेपरादा और बाकी जगह पे. इवन अभी रिसेंटली लोहितपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, वेयर with the help of army also we were able to rescue. There was a mudslide in Lohitpur. Okay. So we were able to rescue out of 6 people. Unfortunately there were 2 casualties, and the remaining we were able to rescue. हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस, क्योंकि ऐसा होता है कि रोड कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से खराब हो जाती है, एंड देन एयरफोर्स भी काम, ड्यू टू बैड वेदर एयरफोर्स डजंट वर्क. सो हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस? So this time we had a situation where there was road connectivity was literally zero, if we take the example of Cape Penior, and
ऑन टॉप ऑफ दैट फ्लाइंग विंडो भी बहुत नैरो होता है. जी जी जी. सो इन दैट केस पुलिस एंड द कम्युनिटी, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. मैम हम आप इस पे आएंगे. चर्चा को जारी करते हुए पहले आइए डालते हैं एक नजर केंद्रीय मंत्रियों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राहत और बहाली कार्यों की निगरानी तेज कर दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. मेरा गांव का पूरा 20 पीपल आदमी बिल्कुल हम लोग मिलके राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरा साथ देंगे, इसलिए हम लोग मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार मिलके सब भाई बहन जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको भरपूर सहयोग करेगी और संकट के पार निकाल के ले जाएगी. इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम ने भी अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया. ये अंतर मंत्रालयी जो गृह मंत्रालय के नेतृत्व में टीम आई है नई दिल्ली से, वो अरुणाचल प्रदेश में जो अभी रिसेंट फ्लैश फ्लड हुआ, बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ, जो डिजास्टर आया है, उस आपदा का असेसमेंट करने के लिए टीम आई है. दल ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षति राहत कार्यों और प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सहायता की जानकारी ली. जैसे कि मैम मैं आपसे बात कर रही थी, रोड कनेक्टिविटी की वजह से एयरफोर्स के जितने भी बैड वेदर के कारण अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो रिमोट एरियाज पे मेडिसिन या फिर खाना पीना राशन जो भी है, वो वैसे सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं जो लोगों तक पहुंचानी होती है? सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइमरली वो रिलीफ एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में लीड करता है. सो बेसिकली हमारा जो रोल है वो जो इमीडिएटली जो आफ्टर डिजास्टर जो सर्च एंड रेस्क्यू जो एक नैरो विंडो होता है उसमें काम करने का होता है. और इट इज़ अ वेरी नैरो विंडो एंड टाइम इज़ प्रेशियस, सो इमीडिएटली वन हैज़ टू एक्ट. तो वहाँ पे जो भी उस इंसिडेंट के विसिनिटी में, चाहे वो SDRF हो गया, चाहे वो कम्युनिटी हो गया, चाहे वो लोकल पुलिस, आर्मी, NDRF, whoever is present, they first react. एंड जो बैकअप है वो असेसमेंट किया जाता है कि बैकअप को इमीडिएटली जल्द से जल्द कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बैकअप के साथ इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट भी होता है. सो इफ एयर good enough, but if not air, then we are always also prepared to take the challenge of walking on foot. And our SDRF boys are extremely talented. They are well trained, and they have been trained to face adverse challenges and difficult situations, work for long hours. So if need be, then we also have to go by foot and wait for the window to open up for the heli. And meanwhile जो वहाँ पे जो already present हैं जी, उनका कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं. सर अभिनव सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फैक्टर्स ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या ऐसा भी रीज़न हो सकता है लैंडस्लाइड्स को बहुत रिस्क पैदा करते हैं? हाँ, लैंडस्लाइड ऑकरेंस असल में हम लोग ब्रॉडली हम लोग दो विभाग पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है आपका नेचुरली कॉज लैंडस्लाइड और एक है एंथ्रोपोजेनिक कॉज लैंडस्लाइड. जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज लैंडस्लाइड है वो आपका डिपेंड करता है मेनली आपका उस जगह पे कैसे लैंड यूज लैंड कवर है. मतलब कहीं पे अगर अनप्लान हिसाब से घर बन रहा है, आपका स्लोप कटिंग हो रहा है, या फिर जो रोड वाइडनिंग है वो हो रहा है, अगर उसका प्रॉपर साइंटिफिक वे से नहीं हो रहा है, और जो नेचुरल या फिर जो आपका फ्लो है
मतलब एक रिवर है या स्ट्रीम है, अगर उसमें कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के लिए या फिर आदमी को इस काम करने के लिए उसका अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो बहुत सारा जगह पे या बहुत सारा सिनेरियो पे ये देखा गया है कि एंथ्रोपोजेनिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी लैंडस्लाइड होता है और वो काफ़ी मतलब अफेक्ट भी करता है कम्युनिटीज़ को भी, लोगों को भी। जी जी। तो सर, ऐसा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो खास डिस्ट्रिक्ट और या जियोलॉजिकल जोन जिसमें हाई रिस्क है? जैसे मैं आपको बोला, जो हम लोग का पहले जो मैक्रो स्केल वाला जो लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप था, उसमें ही हम लोग काफ़ी सारा जगह पे आइडेंटिफाई किया है जो ससेप्टिबिलिटी वाइज थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, तो वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। अभी जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ रोड स्ट्रेचेस, जैसे अभी बसर लिकावली फॉर एग्जांपल जो रोड स्ट्रेच है वो काफ़ी वल्नरेबल था। रिसेंटली वो मागी बस्ती के पास में अराउंड स्ट्रेच ऑफ आई थिंक अराउंड 110 to 120 मीटर्स वो कंप्लीट डैमेज हो गया है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत दिन के लिए टोटली स्टॉप्ड हो गया, व्हीकुलर मूवमेंट केम टू एन हॉल्ट। और उसका नीचे से एक नदी भी बह रही है, सीजी रिवर बोल के, जिसका भी वो लैंडस्लाइड के साथ एक काफ़ी इम्पैक्ट रहा है उसका ऑकरेंस पे। तो ऐसा काफ़ी सारा जगह है जिसमें वो लैंडस्लाइड प्रोन बनता है वो एरिया, और उसमें रिपीटेडली या फिर फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड होने का चांसेस या फिर संभावना रहता है। जी सर, ये तो हमें मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश इज हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, बट व्हाट आर द मेजर जियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मेक द स्टेट सो वल्नरेबल? तो मेजर जियोलॉजिकल फैक्टर्स होने से एक है आपका जो लैंड कवर, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे कैसे स्लो फॉर्मिंग मटेरियल है, यहाँ पे आपका बहुत सारा जगह पे जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है या फिर ज़्यादा मतलब ह्यूज डायमेंशन का देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपका जो स्लो फॉर्मिंग मटेरियल रहता है वो काफ़ी मतलब वीक रहता है या फिर इनकम्पेटिबल रहता है, जिसमें जब भारी बारिश होता है तो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, जो मतलब एक लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। तो वो सब कंबाइन होके, और अगर मान लीजिए उसका जो बेडिंग है या फिर जहाँ पे रॉक एक्सपोज्ड है, अगर वो अलोंग द स्लोप जहाँ पे ढलान है, अगर उसी दिशा में उसका ओरिएंटेशन भी उसी दिशा में है, तो ये भी एक रोल रहता है। और जो लिथोलॉजी रहता है उसका भी काफ़ी रोल रहता है, मतलब किस टाइप का रॉक है, अगर वो इनकम्पेटिबल या फिर वीक रॉक रहता है तो उसमें, या फिर वो जॉइंट्स वगैरह अगर ज़्यादा रहता है तो वो फेल होने का उसके चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, मतलब रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लैंडस्लाइड्स ऑकरिंग इन अरुणाचल, अभी हाल ही में जो हो रहा है उसमें। सर, आपके इसी जवाब पे मैं और एक कुछ जोड़ना चाहती हूँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही दुर्गम एक जगह, रिमोट इंटीरियर जगह है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को किस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरतें हैं, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं कम हो? हाँ, लोगों को, मेरा हिसाब से लोगों को बीच में ये अवेयरनेस थोड़ा होना चाहिए कि लैंडस्लाइड का अर्ली सिम्टम्स कैसा रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक स्लोप पे अगर, या फिर कहीं पे एक रोड स्ट्रेच पे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्रैक्स अपीयर हो रहा है, या फिर वो थोड़ा दब गया है, मतलब सब्सिडेंस हो गया है, तो उसको थोड़ा वो लोग को, मतलब लोगों को अलर्ट होना होगा कि थोड़ा देखना होगा। अगर वो ज़्यादा हो रहा है या फिर उसका डायमेंशन बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, तो उसको तुरंत जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कंसर्न ऑफिशियल्स है उनको बोलना चाहिए। और अगर काफ़ी बारिश हो रहा है और ऐसे जगह पे जहाँ पे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा दूर एरिया पे, थोड़ा सेफ एरिया पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे लैंडस्लाइड पहले भी हुआ है उसी का आजू बाजू में या फिर उसी का नीचे में ही कहीं पे घर वगैरह बना दे, तो वो थोड़ा करके थोड़ा प्रिकॉशंस लेने से लैंडस्लाइड का जितना भी डैमेजेस रहता है वो काफ़ी हद तक उसको कवर किया जा सकता है। मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, इस साल हमें बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बेसिकली लोगों को पहले ही प्रिपेयर्ड रहते थे फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन था मॉनसून के सीज़न पर इस बार का जो फ्लैश फ्लड जो हुआ है, आप लोगों के इस साल, मतलब आप लोगों को ऐसा कौन सा ऑपरेशनल चैलेंजेस आया है आप लोगों के कर्मियों को इस साल के इस फ्लड के समय पर? इस बार जो हमें यूनिक चैलेंज स्पेसिफिकली आया है, फर्स्ट वाज कि देयर वर मल्टीपल
लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड स्ट्रक डिस्ट्रिक्ट्स एट वंस. एक छोटे से विंडो में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला चैलेंज आ गया है. सो इट वाज आल्सो अबाउट मैनेजिंग मेन and how to deploy them because we are a small force as of now. So we had to use the combined strength of this state. All the other agencies were there, administration was there, local volunteers. Then we all had to chip in and use whatever resources were available there. एक तो कनेक्टिविटी वाला इशू तो जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है एलैबोरेटली. एक जो है वो है taking the equipment. Okay. क्योंकि we are dealing with boats, we are dealing with heavy engines and generators and जो backup for example सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो उसको भरने के लिए भी एक मशीन होती है. फिर राफ्ट में छेद हो जाता है कई बार चलाते चलाते, उसमें हवा भरने की ज़रूरत है. सो ऑल दीज एक्सेसरीज भी होते हैं. फिर लाइटिंग भी रिक्वायर्ड होता है when we go for search and rescue after dawn. एंड पैराफेरनेलिया है पूरा अच्छा खासा, तो उसको कैरी करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एवरीथिंग इज नॉट एक्सेसिबल बाय रोड. वी हैव आवर बॉयज हु हैव बीन मतलब पतली पतली जो पाथवेज हैं उसमें अपना मशीन को कैरी करके जा रहे हैं. दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एक स्लिप मीन्स आदमी भी गया और सामान भी गया. एंड जो पूरा पर्पस है वो डिफाई हो गया बिकॉज इक्विपमेंट्स आर स्कार्स. हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं दैट इज आवर मेन स्ट्रेंथ. एंड मेंटल फटीग भी एक चैलेंज आ जाता है बिकॉज सम ऑफ द ऑपरेशंस गो फॉर वेरी लॉन्ग. द के पेन्योर में एटलीस्ट 8 days तक सर्च एंड रेस्क्यू चला. सो वी डिवाइडेड इनटू 2 teams एंड एक सुबह और एक शाम, तो लॉन्ग आवर्स रेस्क्यू चलता है. तो एक मेंटल फटीग भी है. स्ट्रेंथ अभी कम है तो उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है. ड्यूरिंग दी जब एक साथ इतने हमें अफेक्टेड हो जाता है डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमारी मशीनरी भी बहुत यूज़ हो रही है एंड वेयर एंड टेयर भी बहुत हो रहा है. तो इमीडिएटली उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस वो भी हमको देखना पड़ता है. देन वी ऑल्सो हैव टू केटर फॉर द जो हमारी जो टीम है उनका वेलफेयर भी देखना पड़ता है बिकॉज it is a very risky job that they are doing. Yes. And there is a very thin line of difference between a rescuer and a normal person. It is just कि वो confident है क्योंकि वो trained है, but in a matter of time they can also be at risk. So it is very risky and we have to prepare them mentally also. Yes. And so these challenges do exist. मैम लास्ट में आप क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे सिटीजन्स को ताकि वो सावधानी बरते, प्रिवेंटिव मेजर्स आपकी तरफ से कुछ मैसेज अगर देना चाहिए तो? मेरी तरफ से यही मैसेज है जो आपने कोई नया मैसेज नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा और हमने बहुत बार दोहराया भी है. सो बेसिकली सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस कि यस एक वल्नरेबल एरिया में हम लोग रहते हैं. तो एक मैपिंग आपको अपने लिए कर लेना है कि हमारा जो घर है और हमारा जो ऑफिस या बिल्डिंग जो भी है वो एक वल्नरेबल एरिया में है. उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है और जो भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है. रूमर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है. और वी शुड हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स. बेसिक आपको जो मेडिकल एड, फर्स्ट एड वो अपने लिए आना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई हेड इंजरी हो गई या आपका कोई हैंड हेवीली इंजर्ड हो गया है, कुछ भी हो गया, तो बेसिक हाउ टू रैप, हाउ टू बैंडेज, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट बिकॉज कोई भी हेल्प आएगी, इवन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी आएगा, तो देयर विल बी अ टाइम गैप. सो उससे पहले आपको रेडी रखना है. आपकी इमरजेंसी किट जो है, जब एक आपको पता है और इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हैवी रेनफॉल है, आपको वार्निंग मिल रहा है, अलर्ट्स आ रहे हैं, तो इमरजेंसी किट तैयार रखना है. उसमें आपका फूड होना चाहिए प्रॉपर, पैकेज फूड, कैंड फूड. आपका पानी स्टोर्ड होना चाहिए प्रॉपर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स. और ड्यूरिंग जो हमारा फ्लड रहता है, हम लोग बहुत डिले करते हैं इवैक्यूएट करने में. तो इमीडिएटली जैसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन आता है कि इवैक्यूएशन करना है, तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट
बिलोंगिंग्स लेना है या सामान लेना है वो रखना है, यू शुड इमीडिएटली, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड्स दैट जो हैवी रेनफॉल से वो फ्लैश फ्लड डेवलप हो जाता है. तो इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स दैट आपको रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा. सो वेन एवर देर इज एन इनपुट की देर इज अ राइज इन वाटर लेवल या हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो यू शुड इमीडिएटली लिसन टू द अथॉरिटीज एंड इवैक्यूएट. और जो फ्लडेड वाटर्स है उसमें बहुत ही केयरफुली कदम रखना ही नहीं है. हायर ग्राउंड इमीडिएटली यू शुड गो, क्योंकि जो फ्लड वाटर का जो फोर्स होता है वो भी हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. इवन काफ लेंथ वाटर ऑफ लेवल ऑफ वाटर इज extremely forceful. It has a great amount of force to wash away human beings, vehicles, and in fact heavy vehicles. As we see the impact of the landslide which occurred in the CG river, it completely dammed the river. So that is the force of any landslide. And being in touch with the district administration, not following any rumors. एंड अगर आपका कोई मोबाइल कनेक्टिविटी भी कट ऑफ हो जाता है या नेटवर्क बिजली सब कट ऑफ हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन भी आपको पैनिक नहीं करना है और आपको कॉमन सेंस इंटैक्ट रखना है इन द इवेंट ऑफ एनी मिस हैपनिंग, बिकॉज यू नीड टू बिलीव, और एक अश्योरेंस होना चाहिए आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एंड द गवर्नमेंट इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट to reach you and provide the basic necessities well in time. जी बिल्कुल. आशा करती हूँ कि फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स पर आज की चर्चा से दर्शकों को लाभ होगा. आप सबसे अपील है कि मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतें, राज्य सरकार और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहे. जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अरुणाचल डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर का एक प्लेटफॉर्म है और हम अपने दोनों गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टूडियो पर. थैंक यू. तो व्हाट्सएप अरुणाचल एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं. अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.